हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.4 करेंगे। 5.4 में है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस क्या होती हैं? इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ ए सोल्यूशन वेदर यूनिक आर नॉट, अगर इनका कोई भी सोल्यूशन हो, चाहे वो एक है या एक से ज़्यादा है, तो ये कंसिस्टेंट होती हैं। और अगर नो सोल्यूशन है, कोई भी सोल्यूशन नहीं है, तब ये इनकंसिस्टेंट होती हैं। इफ़ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस, और अगर बहुत सारे सोल्यूशन हैं, देन इट इज़ सेड टू बी डिपेंडेंट, तब इसको डिपेंडेंट भी कहा जाता है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने का क्या तरीका है? आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो नहीं है तो एक यूनिक सोल्यूशन होगा, जिसको हम निकालेंगे x इक्वल टू ए इनवर्स बी का रूल अप्लाई करके। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो होगा तो हमें फाइंड क्या करना है? एडजॉइंट ऑफ ए, फिर एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों का प्रोडक्ट या तो ज़ीरो आएगा या ज़ीरो नहीं आएगा। अगर ज़ीरो आएगा तो कंसिस्टेंट होंगी और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगी, और अगर ज़ीरो नहीं आएगा तो इनकंसिस्टेंट होंगी और नो सोल्यूशन होगा। आपने ये रूल याद रखने हैं, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अभी अच्छा, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस होता है जिसके इससे ज़ीरो होते हैं। इसमें अब हम क्या करेंगे? ए तो हम लेंगे इनके कोफिशिएंट्स एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स फर्स्ट रो में, सेकंड इक्वेशन के सेकंड में, थर्ड के थर्ड रो में, और एक्स आ जाएगी एक्स वाई जेड जो सबके साथ कॉमन था, और दूसरी साइड हमारे है ही 0 0 0। अब क्या है? ए एक्स इज इक्वल टू बी है। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होता है? ये आंसर आएगा आपका, और ए को उधर ले जाएंगे तो ये ए इनवर्स बन जाएगा। ये आपको मैंने पहले भी सिखाया, दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर लो ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स ए जो है वो आई बन जाएगा, आई इंटू एक्स एक्स हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ए इनवर्स बी। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए में क्या होगा? अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो नॉन सिंगुलर होगा, और वन सोल्यूशन होगा। वो वन सोल्यूशन क्या होगा? एक्स इक्वल टू ज़ीरो। एक्स इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है एक्स भी ज़ीरो, वाई भी ज़ीरो, जेड भी ज़ीरो, तीनों ज़ीरो आएंगे। कब? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो नहीं होगा। ये ज़ीरो नहीं होगा तो ये ज़ीरो होंगे, और अगर ये ज़ीरो होगा तो तब ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो का नॉन ट्राइवल सोल्यूशन होगा, जो आपको निकालना पड़ेगा। यानी आपके पास इनकी इनफाइनाइट वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा ये कैसे करना है। अब आपको ये इक्वेशन दी है, इसको आपने सॉल्व करना है, और क्या बताना है आपने? सिंपल सॉल्व करना है मैट्रिक्स से। कैसे करोगे सॉल्व? इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। एक्स और वाई के कोफिशिएंट फर्स्ट रो में, फर्स्ट इक्वेशन के सेकंड रो के सेकंड इक्वेशन के सेकंड रो में, एक्स वाई अगली मैट्रिक्स में आएंगे, और जो राइट हैंड साइड पे है वो राइट हैंड साइड की एक मैट्रिक्स पे आ जाएंगे। इसको हम ए लेते हैं, इसको एक्स लेते हैं, इसको बी लेते हैं, ये ऐसे आ जाते हैं। अब ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है, ये ऐसे होता है। अब हम फिर वही सबसे पहला रूल ही हमारा यही रहेगा पूरी एक्सरसाइज में कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। ज़ीरो नहीं है तो नॉन सिंगुलर होगा, और इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बताया, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब बी तो आपको पता है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स के लिए कोफैक्टर्स निकालो, एडजॉइंट निकालो, ए इनवर्स का फार्मूला लगाओ, ये आपका ए इनवर्स निकल गया। एक्स कैसे निकलेगा? ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करके, इसको बी से मल्टीप्लाई किया, आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। कंपेयर करो, एक्स क्या था? एक्स था आपके पास एक्स और वाई, ये था ये, ठीक है। इस साइड आ गया एक्स वाई इज इक्वल टू आंसर आ गया ये। कंपेयर करो, एक्स की वैल्यू 11/24, वाई की वैल्यू 1/24। इसका बाकी सेकंड और थर्ड पार्ट आप होमवर्क में करोगे। सेकंड क्वेश्चन भी यही है, इक्वेशंस दी हैं, आपको बताना है कंसिस्टेंट है इनमें से कौन कौन सी, और अगर जो कंसिस्टेंट है तो उनको सॉल्व करनी है, जो इनकंसिस्टेंट है उनको सॉल्व नहीं करना है। स्टार्टिंग वही रहेगी। इसको हम इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, इसको ए लेंगे, इसको एक्स लेंगे, इसको बी ले लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। ज़ीरो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब नॉन सिंगुलर है और कंसिस्टेंट है, इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। अब इसके लिए फिर ए इनवर्स चाहिए, ए एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, ए इनवर्स निकालो, तो एक्स क्या आएगा? ए इनवर्स बी। ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई किया, यह आपके पास ये आ गया। एक्स क्या था? एक्स वाई, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया था। कंपेयर करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकल गई। सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ आपने बताना है ये कंसिस्टेंट है या नहीं, और अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्व करना है, इनकंसिस्टेंट है तो नहीं सॉल्व करना। अब मैंने इसके बीच में से 2-3 पार्ट किए हैं, मैंने 7th पार्ट लिया है।
7th पार्ट में क्या हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया है। 0 है तो ये सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर होगा तो नो सोल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। तो इसमें मैंने आपको अभी डेफिनेशंस में बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो आपने क्या निकालना है, एडजाइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना है। ठीक है, ये एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी कब लगना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो आपने क्या करना है, एडजाइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एडजाइंट ऑफ ए निकाला, उसको बी से मल्टीप्लाई किया, एडजाइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो वो 0 आया है। इसमें भी दो केस थे, 0 आएगा तो कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस, और 0 नहीं आएगा तो इनकंसिस्टेंट। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक्स और वाई आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, पीछे वाले को वाई वाले को के ले लेंगे, वाई वाले को के में लेकर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ये थी, वाई की जगह के आ गया, एक्स की वैल्यू निकाली, ये एक्स की वैल्यू जो है और वाई की वैल्यू के, दोनों को हम सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट से निकाली थी, सेकंड में सब्स्टिट्यूट करनी है। सेकंड इक्वेशन ये है, तो यहाँ जब हमने सब्स्टिट्यूट की हमारे पास आंसर आया 15 इज इक्वल टू 15, दोनों साइड्स इक्वल हैं। इसका मतलब हमारे पास सोल्यूशन है एक्स इक्वल टू 5 माइनस 2k, वाई इक्वल टू के, वेयर के क्या है, कोई भी नंबर है। इसके ये इनफाइनाइट सोल्यूशन है, के कोई भी नंबर है। आप के की जो वैल्यू भरते जाओगे उतने ही आंसर यहाँ पर आते जाएंगे। इसी तरह से इसका मैंने थर्ड पार्ट किया है। थर्ड पार्ट में ये दो इक्वेशंस दी हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, ये ए आ गया, ये एक्स आ गया, ये बी आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, 0 आ रहा था, 0 का मतलब है सिंगुलर है और नो सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन। इसमें क्या करना है, एडजाइंट ऑफ ए निकालना है, एडजाइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करें, एडजाइंट ऑफ ए इंटू बी निकाला, वो फिर 0 है, फिर 0 का मतलब ये कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है। तो फिर वही प्रोसेस, वाई को के लेकर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये एक्स की वैल्यू कहाँ से, ये और ये वाई की वैल्यू, दोनों वैल्यू सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। फर्स्ट से निकाली, सेकंड में सब्स्टिट्यूट की, फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, ट्रू है, तो यानी ये हमारे इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गए, जहाँ पर के कोई भी कांस्टेंट है। इसी तरह से मैंने ये 8th पार्ट करके दिया है। 8th पार्ट में क्या हुआ है, बाकी ऊपर तो सेम है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, सिंगुलर आया, इनफाइनाइट, पर जब एडजाइंट ऑफ ए इंटू बी निकाला तो ये 0 नहीं आया। अभी तक जो मैंने क्वेश्चन किए थे उनमें ये 0 आया था, अब ये 0 नहीं आया तो इसका मतलब नो सोल्यूशन है, तो ये इनकंसिस्टेंट है। ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट वाले में आपने आगे कुछ नहीं करना है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी वही है, बट अब क्या हुआ है, इक्वेशंस 2 की जगह 3 आ गई हैं और वेरिएबल्स 3 हो गए हैं। सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स मेथड। तो इसमें आप क्या करोगे, सेम वही प्रोसीजर पकड़ोगे, इनको इक्वेशंस में अब 3 रोज बन जाएंगी, 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे, इधर भी 3, ये ए, ये एक्स, ये बी। बाकी प्रोसेस में कोई चेंज नहीं आएगी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, वो 0 नहीं है, अगर वो 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर है, यूनिक सोल्यूशन है, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। फिर क्या करना है आपको, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स के लिए को फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, को फैक्टर्स निकाले, एडजाइंट ऑफ ए निकाला, ए इनवर्स में 1 पान डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजाइंट ए, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। तो अब क्या निकालना है, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स ये आ गया और बी आपके पास ये था, ठीक है, ये आपने सब्स्टिट्यूट किया। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आया। कंपेयर करो, एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स कैपिटल एक्स क्या था, एक्स वाई जेड। कंपेयर करने पे एक्स की वैल्यू मिल गई, वाई की मिल गई, जेड की मिल गई, ये आपका सोल्यूशन हो गया। इसी तरह से इसका 5th पार्ट है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, यानी एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट 1, जेड नहीं है तो 0। ऐसे ही इसमें एक्स नहीं है तो एक्स 0, इसमें वाई नहीं है तो वाई 0। इनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, ये ए हो गई, ये एक्स हो गई, ये बी हो गई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए, क्या निकला, 2 निकला, 0 नहीं है, नॉन सिंगुलर है, तो यूनिक सोल्यूशन। सेम प्रोसेस रहेगा, कोफैक्टर्स, एडजाइंट ऑफ ए, ए इनवर्स। ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका वैल्यूज़ आ जाएंगी। कंपेयर करो, एक्स की वैल्यू 1, वाई की -1, जेड की 2, बिल्कुल सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है ये, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सिर्फ इसमें इक्वेशंस 3 थी, ये फर्स्ट क्वेश्चन वाला ही फार्मूला था। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको सॉल्व ही करना है बाय मैट्रिक्स मेथड। इक्वेशंस क्या है, 3 दी हैं। फिर वही हम क्या करेंगे, इक्वेशंस ले ली, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, 0 नहीं है, नॉन सिंगुलर हो गया, यूनिक सोल्यूशन होगा, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। कोफैक्टर्स निकाले, एडजाइंट ऑफ ए निकाला और उसका
ए इनवर्स निकाला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए करके, ए इनवर्स निकल गया। एक्स कैसे निकालना है, ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स क्या था, ये आया था, बाहर 1/7 ऐसे ही रहने दो, बी ऊपर आपके पास ये था। अब 1/7 को बाहर ही रहने दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। आप 7 से इन सबको डिवाइड कर दो, ये आ गया। कंपेयर करने पे आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसी तरह से क्वेश्चन इसका मैंने फिफ्थ पार्ट बीच में से किए हैं मैंने। फिर मैंने इसको क्या किया, इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, इसको ए लिया, इसको एक्स लिया, इसको बी लिया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला -90 है, यानी फिर नॉन सिंगुलर है, एक यूनिक सोल्यूशन होगा एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। कोफैक्टर्स निकाले, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लेके ए इनवर्स निकाला। नाउ एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। सारे आप देखो रूल बिल्कुल सेम है, आपको सिर्फ ये देखना डिटर्मिनेंट 0 आया या नहीं आया, तो उसके हिसाब से आगे चलना है। फिर मल्टीप्लाई करने पे आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई, कंपेयर करने पे ये एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग। फिर वही मैट्रिक्स फॉर्म में करना है, बट इसमें ये है अब अपान में आ गए, तो हम क्या करेंगे, एक तो मैंने फर्स्ट पार्ट ही सिंपल कर दिया है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, ये ए हो गई, ये एक्स हो गई, ये बी हो गई। डिटर्मिनेंट निकाला 3 है, यानी 0 नहीं है, तो नॉन सिंगुलर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है तो यूनिक सोल्यूशन निकलेगा एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। को फैक्टर्स निकाले, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, डिटर्मिन ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए करके, इसको निकाला, ए इनवर्स निकल गया। एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी का फार्मूला लगाया, एक्स क्या था एक्स वाई जेड, ए इनवर्स आपके पास ये निकला, और बी आपके पास ऑलरेडी ऊपर क्या था 201। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इन सबको 3 से डिवाइड किया, 1 2 3 आ गया, ये 2 है, ठीक है। कंपेयर करो एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आ गई। अब हम बात करते हैं अपान वाले क्वेश्चन की। अपान वाले में हम क्या करेंगे, आपने 10th में 9th में भी किया है ये, 1/x को कुछ भी लेट कर लो, मैंने u v w लिया है, 1/y को v, इससे क्या होगा कि ये अपान में नहीं रहेगा, सिंपल इक्वेशंस बन जाएंगी। अब ये नीचे 3/2 आया ना, इसको भी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लेगी, मैंने इक्वेशन सॉल्व करके सिंपल बना दी कि ये उसमें फ्रैक्शन में नहीं रहेगी, तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन बना ली, तीनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। अब यहाँ याद रहे u v w आएगा एक्स वाई जेड की जगह, क्योंकि हमने इनको u v w लेट कर लिया है। ए एक्स इक्वल टू बी ले लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया है 68, 0 नहीं है, नॉन सिंगुलर है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा और यूनिक सोल्यूशन होगा। फिर वही सिंपल कोफैक्टर्स निकाले, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद ए इन्वर्स मैंने यहाँ लिखना भूल गई हूँ, आप लिख लेना, मैंने यहाँ फिर डायरेक्ट लिख दिया एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी। एक्स क्या था यू वी डब्ल्यू, ए इन्वर्स क्या आएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू कोफैक्टर्स, ये आ गया, इंटू बी। बी आपको ऊपर दिया था 139, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आंसर आया। जब मैंने कंपेयर किए तो u की वैल्यू 1, v की 1/2, w की -3/2, बट u, v और w जो थे हमारे क्वेश्चन में नहीं थे, हमने u 1 आया है, तो u क्या था 1/x, यानी 1/x 1 आया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को ऊपर ले जाओ, 1 को नीचे ले आओ, x 1 हो गया, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही इसका उल्टा y 2 आएगा और z क्या आएगा -2/3 आएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट बतानी है और अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्व करना है। ये आप पहले दो इक्वेशंस वाले में कर चुके हो, सेकंड क्वेश्चन जैसे आपने किया है वैसे ही करना है, बट अब क्या है इक्वेशंस 3 है और वेरिएबल्स भी 3 हैं। क्वेश्चन सेम रहेगा, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, इसको ए लेंगे, एक्स लेंगे, बी लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, 0 आ रहा है, सिंगुलर है। सिंगुलर का क्या मतलब है नो सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन। नो या इनफाइनाइट सोल्यूशन में मैंने क्या बताया था, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करना है, इसमें इन्वर्स नहीं निकालते हैं नो सोल्यूशन वाले में, दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर ये देखना है ये 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ये 0 नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है बट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 नहीं है, तो इसमें क्या होगा ये इनकन्सिस्टेंट होंगे और नो सोल्यूशन होगा। ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाएगा। अब मैंने इसका थर्ड पार्ट लिया है, थर्ड पार्ट में फिर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, ए एक्स बी हो गए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला 0 है, सिंगुलर नो सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन। फिर वही एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाला। अब फ़र्क क्या है, यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 नहीं आया था, यहाँ 0 आ गया, 0 वाला कंसिस्टेंट होगा
और इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। जब भी ज़ीरो वाला होगा तो आपने जो सबसे लास्ट वाला वेरिएबल है उसको के ले लेना है। पीछे मैंने वाई लिया था क्योंकि वहाँ एक्स और वाई थे, अब है एक्स वाई जेड। जेड को मैंने के लेकर फर्स्ट और सेकंड में भर दिया, जेड की जगह के। जब मैंने फर्स्ट में यहाँ जेड की जगह के भरा तो यहाँ 2x माइनस वाई हो गया 5 माइनस 3k, और यहाँ पर के सब्स्टिट्यूट किया तो 3x प्लस 2y हो गया 7 प्लस 2k। अब ये क्या हुआ, ये 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन बन गई। तो मैंने इसको 2 वेरिएबल्स के तरीके से सॉल्व किया, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल कर देखा तो देखा इसका एक सोल्यूशन निकल रहा है x इक्वल टू ए इनवर्स बी करके। तो हमने क्या किया, x इक्वल टू ए इनवर्स बी करके x और y की वैल्यूज़ निकाली जो कि k में निकलेंगी क्योंकि हमने k सब्स्टिट्यूट किया था। अब ये x और y की वैल्यूज़ कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, थर्ड में, जिसको हमने अभी तक यूज़ नहीं किया था। हमने k फर्स्ट और सेकंड में भरा था। अब हम x y और z इक्वल टू k तीनों वैल्यूज़ कहाँ भरेंगे, थर्ड में। थर्ड में भरेंगे तो यहाँ आ गया 63 इक्वल टू 63 विच इज़ ट्रू। तो अब इनफाइनाइट सोल्यूशन ये हो गए, x की वैल्यू ये, y की ये, z की ये आपने पहले किया है इसमें 2 इक्वेशंस वाले में, सेम वैसे ही था। ठीक है, यह हो गया क्वेश्चन नंबर 6 तक।